ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती करीब 1 महीने बाद मुंबई की भायखला जेल से बाहर आ गईं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख रुपए के बॉन्ड और शर्तों के साथ जमानत दी है। रिया बिना कोर्ट की मंजूरी के देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं। उन्हें 10 दिन तक रोजाना पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी दर्ज करानी होगी। हाईकोर्ट ने रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एम्स रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीबीआई से दोबारा फोरेंसिक टीम गठित करने की मांग की है। विकास सिंह ने एम्स फोरेंसिक टीम के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ भी सीबीआई जांच की मांग की है। अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा और सुसाइड उसको कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, जिस तरह का इन्होंने टिप्पणी दी है, ये बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेलीविजन चैनलों के बीच चल रही टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी रेस पर सवाल उठाए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये सवाल पूछा कि पिछले 2 महीने से जो हो रहा है क्या वो पत्रकारिता है। जावड़ेकर ने कहा कि पहले पीठ पत्रकारिता, फिर पेड न्यूज, उसके बाद फेक न्यूज और अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है। पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार चाहती है कि मीडिया खुद को नियंत्रित करे। उन्होंने कहा कि टीआरपी का अनावश्यक बोझ बदलने की जरूरत है। जावड़ेकर के मुताबिक सरकार मीडिया की आजादी पर विश्वास करती है। हाथरस मामले में वेबसाइट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक वेबसाइट के जरिए पैसे जुटाकर दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। पूर्व आईपीएस और बीजेपी नेता बृजलाल ने कहा है कि यूपी में जातीय हिंसा फैलाई जा सके, इसके लिए 100 करोड़ की फंडिंग भी की गई। कुछ लोग इस दुखद घटना की आड़ में प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे। इसमें पीएफआई जैसा संगठन भी सम्मिलित था और विदेशों से भी 100 करोड़ रुपया इस दंगा फैलाने के लिए रुपए आए। हाथरस में पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने निगरानी के लिए परिवार के घर पर सीसीटीवी लगा दिए हैं। अब पीड़िता के घर वाले जहां कहीं भी जाएंगे, सुरक्षा कर्मी उनके साथ होंगे। सुरक्षा के शुरू से ही काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी है और जिसमें रात और दिन लगातार सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ आज मेटल डिटेक्टर लगाया गया है ताकि जो भी अंदर जा रहे हो, आ रहे हो, सभी की अच्छे से जांच हो सके। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए अब 10 दिनों का समय और मिल गया है। आज सुबह लगभग 10 बजे एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, जहां टीम ने पीड़ित परिवार से 1 घंटे तक मुलाकात की। एसआईटी की टीम ने यहां बयान दर्ज किए। हाथरस में दंगे की साजिश पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर फिर सवाल खड़े किए और लोगों को जाति मजहब के नाम पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया है। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। इस आरोप पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने उत्तम प्रदेश का वादा करके यूपी को अधर प्रदेश बना दिया है। हाथरस की घटना इसलिए अलग है कि हाथरस में ये बलात्कारियों को बचाने के लिए सरकार खुद मैदान में उतारे हैं। बलात्कारी आज यूपी सरकार से मदद मिल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन देने पर सवाल उठाए हैं। सरकार कहती है और अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनमें तालमेल बन नहीं पा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है जिसके लिए ये फिर 10 दिन समय दिया गया है। जी न्यूज को 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरी धमकी आई है। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी को आज सुबह पाकिस्तान के नंबर से ये धमकी आई।
इस आतंकवादी को इस बात से परेशानी थी कि जी न्यूज तेजी से आगे बढ़ते कश्मीर का सच दुनिया को क्यों दिखा रहा है और पाकिस्तान की पोल क्यों खोल रहा है। धमकी देने वाले ने बताया कि वो ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का सदस्य है। इसके बाद उस आतंकवादी ने सुधीर चौधरी को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। ये धमकी हकीकत में बदल जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अरे धमकियां तो मैंने आपकी बहुत देख ली, कल भी आपके आदमी ने धमकी दी थी। तो पता चल जाएगा, 1 महीने में, 1 साल में, 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। आपको जहन्नम जरूर हासिल करेंगे, ये देखना तुम। चलो ठीक है, देखते हैं। जी न्यूज को पाकिस्तान से ऐसी ही एक धमकी कल भी आई थी, जिसमें जी न्यूज का प्रसारण रोकने की बात कही गई थी। लेकिन आज की धमकी में सच दिखाने की वजह से जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी को हफ्ते भर में जान से मारने की बात कही जा रही है। जी न्यूज ऐसी धमकियों से न डरा है और न आगे डरेगा। जी न्यूज सच के लिए अपनी निर्भीक और निष्पक्ष आवाज उठाता रहेगा। शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रदर्शन पर कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। नागरिकता कानून को लेकर पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों ने 3 महीने तक सड़क पर कब्जा कर प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा कि शाहीन बाग पर देश के सामने सच आ गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से समर्थन दे रहे थे शाहीन बाग को और जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के अंतर्गत दिल्ली में दंगे करवाने का प्रयोजन हो रहा था, वह आज हिंदुस्तान की जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के माध्यम से सच सामने आ गया है। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे गैंगरेप का आरोप लगा है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब उसके परिवार के लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए गए थे। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसे बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। निश्चित रूप से जो संदिग्ध है वो कुछ बच्चों से पूछताछ भी चल रही है और यहाँ अस्पताल में हमने इसका बेहतर इलाज करने के लिए जो चिकित्सक है उन सबको पाबंद किया है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही घृणा कृत्य है और निश्चित रूप से ये जल्दी वर्कआउट है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं।